Good evening, dear learners. This is your educator Rashi Poddar for UGC Net Paper 2 English. And in our today's class, we are going to study Unit number 7, Literary Criticism. हमने इसके पहले वाले वीडियो में प्लेटो के बारे में ऑलरेडी कर लिया है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हम लोग एजेस वाइज कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला एज जो हमारे पास आएगा दैट इज़ द ग्रीक एज, द ग्रीक मास्टर्स। आफ्टर दैट धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे रोमांटिक एज, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, जैसे जैसे हमारे पास वर्क्स आते जाएंगे। सो इन द सीरीज फॉर आवर ग्रीक मास्टर्स द सेकेंड philosopher that we have is Aristotle. इसके पहले वाले क्लास में हमने प्लेटो को कवर कर लिया। सो एरिस्टोटल वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ही वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिसाइपल ऑफ प्लेटो। इस सेक्शन में बहुत ही माइनर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा देखे जाते हैं इस तरह के सेक्शन से। सो ही वॉज द डिसाइपल ऑफ प्लेटो and he lived around 384 BC to 322 BC. He was also the teacher of Alexander the Great. ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपके नेट के एग्जाम में बना हुआ है, डायरेक्ट। Who was the teacher of Alexander the Great? It was Aristotle. एरिस्टोटल जो है वो भी अगेन अपने वर्क्स में ड्रामा और पोइट्री के बारे में ही बात करते हैं, ड्रामा के रूल्स, पोइट्री के रूल्स। बट स्पेसिफिकली वी नो, वी स्टडी एरिस्टोटल फॉर हिज ट्रेजिडी, फॉर हिज रूल्स ऑन ट्रेजिडी। इन्होंने ट्रेजिडी को लेके, ड्रामा को लेके एक ट्रेडिशनल रूल दिया है। व्हाट इज दैट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रामा? That is the main concern when we talk about Aristotle. Like in Plato, we talk about the theory of ideas, जो ideal form के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एरिस्टोटल में ट्रेजिडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एंड एरिस्टोटल प्लेटो के बहुत सारे पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यहाँ पे। So it is believed that Aristotle has have written nearly half a dozen of the critical treatises, but only two have survived. That is Poetics and Rhetoric. पोइटिक्स इनके वर्क का नाम है, जो कि आपको याद रखना है। सारे क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। पोइटिक्स वर्क जो है इनका, इसमें ये आर्ट ऑफ पोइट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये ड्रामा को ब्रांच ऑफ पोइट्री बता के ड्रामा के बारे में बात करते हैं। वहाँ पे फिर ट्रेजिडी की बात करेंगे। एंड इन रेटोरिक, द वर्क रेटोरिक, ही डील्स विद द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। ये दो वर्क इनका एग्जिस्ट करता है। एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह डायलॉग्स के फॉर्म में अपने वर्क्स को लिखते थे। तो इनके ये जो भी वर्क्स आप देखोगे सब डायलॉग के फॉर्म्स में लिखे हुए हैं। एंड सम ऑफ हिज important lost works are like Eudemus, or on Soul, Statesman, on Poets, on Philosophy, on Justice, on Contraries, on Ideas, on the Pythagoreans, and etc. ये नाम, these names are not very important to learn, but Poetics and Rhetoric, these two works are very important for Aristotle. Now, next, John Dryden. John Dryden is a poet, is a writer from the Restoration age. जब जॉन ड्राइडन ने एरिस्टोटल को पढ़ा, देन उन्होंने एरिस्टोटल के पर्पस ऑफ ट्रेजेडी पे अपना एक व्यू प्रेजेंट किया, दैट इफ एरिस्टोटल had seen the English tragedies of Dryden's time, he would have changed his mind regarding the perspective that Aristotle have regarding the tragedies. He says, Dryden says, that this is not to deny that many of Aristotle's conclusions on the nature of poetry and drama are of general application. ये कहते हैं कि ये बात कहना गलत नहीं है कि एरिस्टोटल ने जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर दिया है और जो जनरल नेचर का बात किया है पोइट्री और ड्रामा में, वो जनरली आप अप्लाई कर सकते हो, दैट इज ऑफ जनरल एप्लीकेशन। आई एम नॉट डिसअग्रीइंग विद दैट, as they were in his own day. His purpose in writing poetics and rhetoric was to sort out those principles from established practice that made for a good poet and a good orator. ये बोलते हैं कि ये एरिस्टोटल का काम था पोइटिक्स और रेटोरिक को लिखने का, टू एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग हु इज अ गुड पोएट, व्हाट इज अ गुड पोएम, एंड हु इज अ गुड ओरेटर। तो इनके रिगार्डिंग प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करना था। बट एरिस्टोटल ने पर्पस ऑफ ट्रेजेडी भी बताया है, तो इफ ही वुड हैव सीन द ट्रेजेडीज, इंग्लिश ट्रेजेडीज, ही वुड सर्टेनली हैव चेंज्ड हिज माइंड।
अब इनके वर्क्स पोइटिक्स के बारे में बात करते हैं, वर्क पोइटिक्स के बारे में एरिस्टोटल। इनका ये जो वर्क है पोइटिक्स, ये 2 पार्ट्स में एग्जिस्ट करता है। द फर्स्ट पार्ट कंसर्न्स अबाउट द जनरल नेचर ऑफ पोइट्री, जिसमें ये ट्रेजेडी की भी बात करते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट विच इज लॉस्ट, विच वी डोंट हैव राइट नाउ विद अस, कंसर्न्स द कॉमेडी। इसीलिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू, इनके रूल्स कॉमेडी के ऊपर हमारे पास मिसिंग है। इनका ये जो वर्क है पोइटिक, इट इज अ ट्रीटाइज ऑफ अबाउट 50 पेजेस विथ 26 स्मॉल चैप्टर्स। 50 पेजेस का इनका ये एक वर्क है जिसमें 26 स्मॉल चैप्टर्स है। And the work is a summary of his lecture to his pupils, written either by them or by himself, but written in the form of dialogue. इसका स्ट्रक्चर डिविजन करेंगे तो द फर्स्ट 4 चैप्टर्स एंड द 25th चैप्टर आर डिवोटेड टू पोइट्री। इसमें ये अपना पोइट्री को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। द 5th चैप्टर इन जनरल इज अ वे टू कॉमेडी। 5th चैप्टर जो है इनका, वहां पे वो थोड़ा सा कॉमेडी के बारे में बात करेंगे, एपिक और ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। द फॉलोइंग 14 एक्सक्लूसिवली, इसके बाद जो 14 चैप्टर्स है लगातार, इसमें वो ट्रेजेडी के बारे में बात करेंगे। सो वी कैन सी व्हाई ट्रेजेडी इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हाइल वी स्टडी एरिस्टोटल, because 14 chapters he has dedicated to tragedy and the next 3 to poetic diction। और इसके बाद जो next 3 chapters आएंगे after the 14 chapters, he talks about the poetic diction there, the next 2 to epic poetry, and the last to a comparison of epic poetry and tragedy, जिसमें ये tragedy को better बताएंगे। So after a general overview of the art, telling us what the art is, he considers art mimetic, like Plato considers it। प्लेटो का भी तो यही कहना है ना, that art is mimetic, imitation है। So he agrees with him that yes, art is mimetic, and while justifying that how we should not banish mimetic है लेकिन but we should not banish the poets, he talks about tragedy and epic poetry there। So what is criticism according to Aristotle? According to Aristotle, criticism should not be simply the application of an unexamined aesthetic principles, but should pay careful attention to the overall function of any feature of a work of art in its context within the work। He says that criticism का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी एप्लीकेशन को उठा के एक अनएग्जामिन्ड एस्थेटिक प्रिंसिपल को उठा के अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर आप उस चीज़ को केयरफुली समझ रहे हो, उसका ओवरऑल फंक्शन समझ रहे हो, उस वर्क का फीचर समझ रहे हो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, और ये समझ रहे हो कि उसका फंक्शन क्या है इन द सोशल कॉन्टेक्स्ट, एंड देन यू आर राइटिंग समथिंग अबाउट इट आफ्टर गिविंग अ थॉट, then that is criticism। Hence, he introduces the concept of catharsis or purgation as a necessary outcome of tragedy। तभी ये बात करते हैं the concept of catharsis or purgation, which is the most important concept of Aristotle as the necessary outcome of tragedy। जब ट्रेजेडी की बात करेंगे तो ये बोलेंगे कि प्लेटो कहते हैं दैट वी शुड बैनिश, ये जो इमोशनल अपील है पोइट्री का या कोई भी वर्क का, इमोशनल अपील इज द बैड थिंग। बट ये बोलते हैं कि आर्ट तो आपको इमोशनली ही अपील करता है, लेकिन उसमें कैथारसिस अगर है, दैट इज द क्लेंजिंग ऑफ द फीलिंग्स, अगर वो प्रोसेस है जिसमें आप पिटी ऑफ फियर को समझ रहे हो, दैट इज व्हाट मेक्स अ ट्रेजेडी परफेक्ट। इसीलिए आर्ट माइमेटिक हो सकता है पर खराब नहीं हो सकता है। So let us first see what are the observations of Aristotle on poetry। First he talks about the nature of poetry। प्लेटो के आइडिया को फॉलो करते हुए he calls the poet an imitator। ये बोलते हैं कि हाँ, पोएट एक इमिटेटर है, वो इमिटेट करता है चीज़ों को, कॉपी करता है, लाइक अ पेंटर। जैसे कि पेंटर एक पेंटिंग बनाते समय किसी भी लाइफ ऑब्जेक्ट को पेंटिंग में डालता है, और लाइक एनी अदर आर्टिस्ट हु इमिटेट्स, या फिर कोई भी आर्टिस्ट जो इमिटेट कर रहा है, क्योंकि सब चीज़ कुछ कॉपी ही कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 3 चीज़ों में से एक चीज़ इमिटेट करेंगे। वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स दे विल इमिटेट। व्हाट आर दोज 3 ऑब्जेक्ट्स? द फर्स्ट थिंग इज दैट थिंग्स एज दे
where or are. That is what is past and present. They will imitate about the things what is, जो कि पहले पास्ट का है, यानी कि हिस्टोरिकल पेंटिंग्स या फिर जो अभी एग्जिस्ट कर, तो थिंग्स एज दे वेर और आर, कैसी चीज़ें थी या फिर कैसी चीज़ें है, उसके बारे में पेंट करेंगे, इमिटेट करेंगे। और थिंग्स एज दिस सेड और थॉट टू, यानी कि व्हाट इज कॉमनली बिलीव्ड, आपको ये पर्सपेक्टिव शो करेंगे कि कॉमनली लोग क्या बिलीव करते हैं। देन व्हाट इज आइडियल, लाइक थिंग्स एज दे आउट टू बी, यानी कि फ्यूचर का बात करेंगे। तो आर्टिस्ट जो है वो इन तीन एस्पेक्ट्स में से ही, इन तीन ऑब्जेक्ट्स में से ही किसी एक भी चीज को इमिटेट करेगा। अब आर्टिस्ट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पेंटर ही हो, पोएट भी एक आर्टिस्ट है, ड्रामेटिस्ट भी एक आर्टिस्ट ही है। सो बट ही विल ऑलवेज इमिटेट one of the aspects out of the three. Like Plato, Aristotle too believes that there is a natural pleasure in imitation. ये बोलते हैं कि प्लेटो बोलते हैं कि इमोशन को ये अपील करता है और ये जो प्लेजर प्रोवाइड करता है कॉमेडी और ट्रेजेडी, इट इज रॉन्ग। यही इमोशन के वो खिलाफ थे, प्लेजर के खिलाफ थे प्लेटो। एरिस्टोटल भी बिलीव करते हैं कि पोएट्स जो है या फिर कोई भी आर्ट को करने में एक नेचुरल प्लेजर मिलता है इमिटेट करने में, जो कि एक इनबॉर्न इंस्टिंक्ट है मैन का, एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द लोअर एनिमल्स, एंड दिस इज व्हाट दिस natural pleasure while imitating is the difference between him and the lower animals like dogs, cats. उनको pleasure नहीं मिलता, they cannot imitate, but we can imitate. It is this pleasure in imitation that enables the child to learn his earliest lesson in speech and conduct from those around him. एक छोटा बच्चा अपने आसपास के environment में आवाज़ें निकाल निकाल के इमिटेट कर करके कॉपी कर करके ही सीखता है, देख के सीखता है वो चीज़ों को। तो ये बोलते हैं कि ये जो करते टाइम आपको प्लेजर मिलता है, इमिटेशन करते टाइम प्लेजर मिलता है, यही वो इमिटेशन है जो एक बच्चे को उसके अर्लीस्ट लेसन्स भी सिखाता है। सो अ पोएट इज जस्ट लाइक अ ग्रोन अप चाइल्ड, और पोएट वही एक चाइल्ड का ग्रोन अप फॉर्म है हु इंडल्जेस इन दिस इमिटेशन फॉर द प्लेजर इट अफोर्ड्स। वो प्लेजर के लिए ही इमिटेट कर रहा है, एंड दिस प्लेजर इज द इनबॉर्न इंस्टिंक्ट इन मैन, यू कैन नॉट डिनाई इट। दिस इज व्हाट एरिस्टोटल सेज। तो यहाँ पे वो अग्री करके भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं प्लेटो से। ये बोलते हैं देन देयर इज ऑल्सो अनदर नेचुरल इंस्टिंक्ट। पोएट के अंदर एक और नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, दैट इज हेल्पिंग टू मेक हिम अ पोएट, जो कि उसको पोएट बनाता है। दैट इज द इंस्टिंक्ट ऑफ हार्मनी एंड रिदम। उसके अंदर द इंस्टिंक्ट ऑफ हार्मनी एंड रिदम होता है, वो सारी चीज़ों में एक हार्मनी और रिदम खोजता है, एक मेट्रिकल कंपोजिशन खोजता है, सेंस खोजता है। दैट इज व्हाट मेक्स अ पोएट अ नेचुरल पोएट, ही सेज। देन contradicting Plato, Aristotle says that poets imitations or pictures of life are not unreal. जैसे प्लेटो बोलते हैं कि पोएट्स जो है वो अनरियल चीज़ों को इमिटेट करते हैं, वो आइडियल चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करते, इमिटेट नहीं करते। एरिस्टोटल बोलते हैं कि पोएट्स जो है दे इमिटेट पिक्चर्स ऑफ लाइफ आर नॉट अनरियल। वो जो लाइफ का पिक्चर आपको दिखा रहे हैं दैट इज नॉट अनरियल, वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो उसी को बना रहा है। सो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी अगर आप कह रहे हो, प्लेटो जो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी कहते हैं आर्ट को, ये बोलते हैं वैसा नहीं है। दे रिवील द ट्रुथ्स ऑफ अ परमानेंट और यूनिवर्सल काइंड। एरिस्टोटल बोलते हैं कि ये आपको एक ट्रुथ बता रहे हैं विच इज ऑफ यूनिवर्सल काइंड, विच इज ऑफ अ परमानेंट एग्जिस्टेंस। आप कैसे कह सकते हो कि दे आर टेलिंग यू द ट्रुथ विच इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी? दे आर नॉट। एंड टू प्रूव दिस पॉइंट Aristotle institutes a comparison between the poetry and history. ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, यही स्टेटमेंट बेस्ड पॉइंट से आपका क्वेश्चंस बनता है। सो he does draws a comparison between poetry and history. और पोइट्री और हिस्ट्री के बीच में कंपैरिजन ड्रॉ करके ये हमें रियल मीनिंग बताएंगे कि वाई पोइट्री इज सुपीरियर, वाई पोइट्री और हिस्ट्री में क्या डिफरेंस है। पोएट्स जो है वो अनरियल ट्रूथ क्यों नहीं बताते, वो रियल ट्रूथ बताते, यूनिवर्सल ट्रूथ बताते, कैसे बताते, ये सारे पॉइंट्स ये इन दोनों का डिफरेंस बता के बताते हैं। इन दोनों का डिफरेंस बताते हुए ये कहते हैं दैट ही सेज इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ पोएट टू रिलेट व्हाट हैज हैपेंड। किसी भी पोएट का अपने वर्क में ये बताने का बिल्कुल काम नहीं है कि क्या हो चुका है। पोएट कभी उसके बारे में बात नहीं करता अबाउट द पास्ट बट व्हाट मे हैपन, बट पोएट टॉक्स अबाउट व्हाट मे हैपन, दैट इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच
what is possible according to the law of probability or necessity. He says that poets जो है वो law of probability और necessity पे काम करते हैं, because poets talk about what can happen, what may happen, and what has already happened. What has happened का काम history का है, poets का नहीं है. He says the poet and historian differ not by writing in prose or in verse. ये बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो अपने writing pattern से नहीं अलग है. The true difference is that one relates what has happened. ये बोलते हैं कि एक जो है वो बताता है what has happened and the other what may happen. Poetry therefore is a more philosophical and a higher thing than history. ये बोलते हैं क्योंकि पोइट्री फ्यूचर के बारे में बताता है, व्हाट मे हैपन के बारे में बताता है, thus it is more philosophical and higher than history. Then how can you tell that ये आपको ट्रुथ नहीं रिवील करता है? For poetry tends to express the universal and history the particular. क्योंकि पोइट्री आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा है कि उस सिचुएशन में लोग कैसा बिहेव करेंगे, while history only talks about the particular कि उस सिचुएशन में लोगों ने कैसा बिहेव किया है. And by universal, Aristotle says, I mean how a person of a certain type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity. तो poets जो है वो basically चीज़ों को analyze करते हैं over ages, over time, and then they write about it. They say they work on law of probability or necessity on how a certain person will react on the occasion. ये उसके बारे में बात करती है. That is why it talks about the universal and not the particular. That is how it is different from poetry. That is how it is different from history. Then he says that history records particular persons, places or things. History आपको एक ही जगह के बारे में, एक ही इंसान के बारे में, एक ही चीज के बारे में बताएगा. But poetry infuses a universal appeal into them by stressing what they have in common with all the persons, all the places, or all the things in the same set of circumstances. लेकिन पोइट्री जो है आपको वो कॉमन चीजें बताता है जो कि उन लोगों में एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिवर्सल अपील का है वो, ताकि आप लोगों को समझ पाओ, जिससे आप बाकी लोगों को भी समझ पाओ, सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को ना समझ पाओ. The picture of poetry therefore is not mere a reproduction of fact but truths embedded in those facts that apply to all places and times. इसीलिए ये बोलते हैं कि पोइट्री सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, लेकिन truths embedded fact है, उसमें truth छुपा हुआ है, which can be applied to all places and all times and in all situations. Then he says, after talking about the nature of poetry, he talks about the function of poetry. What is the function of poetry? He says, the function of poetry or any other fine arts is to please, says Aristotle. Plato ने two types of arts बताए थे हमें, fine arts and creative arts. क्रिएटिव आर्ट्स एंड यूजफुल आर्ट्स. तो क्रिएटिव आर्ट्स हमारा लिटरेचर, राइटिंग, ये सब हो गया. यूजफुल आर्ट मेडिसिन, ये सब हो गया, इंजीनियरिंग. जिसमें प्लेटो बोलते हैं क्रिएटिव आर्ट इज नॉट गुड, यूजफुल आर्ट सीखना चाहिए लोगों को, कुकिंग, ये सब सीखना चाहिए. सो एरिस्टोटल बोलते हैं द फंक्शन ऑफ पोइट्री और एनी अदर फाइन आर्ट्स दैट इज क्रिएटिव आर्ट इज टू प्लीज. उसका काम ही है आपको प्लीज करना, प्लेजर प्रोवाइड करना. इट प्लीजेस बोथ द रीडर एंड द पोएट. ये बोलते हैं कि वो पोएट को भी प्लीज करता है, रीडर को भी प्लीज करता है. हाउ? इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन द पोएट गेट्स प्लीज्ड and in the process of analyzation the reader gets pleased. So from the Aristotelian point of view, art is an element in the higher life of the community. The pleasure it affords is an enduring pleasure, an aesthetic enjoyment which is not divorced from the civic ends. ये आपको लेस सिविक नहीं बनाता है, ये एक हायर लाइफ ऑफ द कम्युनिटी का पार्ट है. प्लेजर अफोर्ड करता है, एक इंड्योरिंग प्लेजर आपको प्रोवाइड करना इन एन एस्थेटिक एंजॉयमेंट. एंड एरिस्टोटल agrees and partly disagrees with Plato, according to whom there is no use of any other art than the one satisfies the requirement of morality. Plato बोलते हैं that the purpose of the art is to deliver the morality provide करना है, but एरिस्टोटल बोलते हैं कि मॉरल प्रोवाइड करना नहीं है. द पर्पस ऑफ आर्ट इज टू प्लीज, प्लेजर प्रोवाइड करना है. सो देयरफॉर ही पार्टली अग्रीज एंड डिसअग्रीज विद प्लेटो इन दिस point. So the function of poetry is different.
फिर इमोशनल अपील के बारे में बात करते हैं। एरिस्टोटल लाइक प्लेटो ऑल्सो बिलीव्स दैट पोइट्री मेक्स एन इमीडिएट अपील टू द इमोशन। ये बोलते हैं हाँ, हम अग्री करते हैं कि पोइट्री जो है आपके इमोशंस को डायरेक्टली अपील करता है। और यहाँ पे ये ट्रेजेडी का एग्जाम्पल लेते हैं और फिर वो ट्रेजेडी को एक्सटेंड करते हैं। सो टेकिंग ट्रेजेडी एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री, क्योंकि ये बोलते हैं कि पहले के जो ड्रामास थे, पहले की जो, वो भी लिरिकल फॉर्म में थे, इसीलिए ड्रामा इज द ब्रांच ऑफ पोइट्री। प्लेटो ने ये बात क्लियर कर दी। सो ये बताते हैं कि ट्रेजेडी इज द, एक्सक्यूज मी, ट्रेजेडी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। चलिए मानते हैं ट्रेजेडी सबसे सुपीरियर है। एरिस्टोटल सेज दैट इट अराउजेस द इमोशन ऑफ पिटी एंड फियर। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि ये आपके अंदर पिटी और फियर जैसे इमोशंस को अराउज करता है। कब? पिटी एट द अनडिजर्व्ड सफरिंग, जब आपका हीरो अनडिजर्व्ड सफर करता है, अनडिजर्विंगली सफर कर रहा है। सफर करने का है नहीं, लेकिन सफर कर रहा है, तब आपको उस पर दया आता है, बेचारा। एंड द फियर ऑफ द वर्स्ट, एंड द फियर ऑफ द वर्स्ट दैट मे बिफॉल हिम। और आप डरते इस बात से हो कि अब इसके साथ और कितना बुरा हो सकता है। तो पिटी एंड फियर की फीलिंग आती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट प्लेटो सीज दिस फीलिंग्स एज पेनफुल। तो ये पिटी और फियर की जो फीलिंग है, प्लेटो इसको खराब मानते हैं, पेनफुल मानते हैं टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द माइंड। बोलते हैं कि अगर आपको आपके माइंड का ग्रोथ करना है तो आप मॉरलिस्टिक चीज़ों को पढ़ो, ये फीलिंग्स पे मत पढ़ो। इमोशंस कभी भी एक इंटेलिजेंट आदमी नहीं बना सकता, आपको इनलाइटन नहीं कर सकता। बट एरिस्टोटल बोलते हैं कि इमोशंस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। अगर आप इमोशंस को अपील ही नहीं कर रहे हो तो यू आर टेकिंग ह्यूमंस अवे फ्रॉम व्हाट दे ट्रूली आर। तो इसीलिए ये कहते हैं कि ट्रेजेडी एक गुड ट्रेजेडी इज अ बेटर वे, ट्रेजेडी इज अ गुड पोइट्री बिकॉज इट अराउजेज द इमोशंस ऑफ पिटी एंड फील। और ये आपको रियल लाइफ इंस्पिरेशंस भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लाइफ कभी भी फुल हैप्पी और फुल सैड नहीं हो सकता है। आपको पिटी एंड फियर जैसे इमोशंस से अवेयर रहना चाहिए, इसीलिए लाइफ में ही सीज। सो एरिस्टोटल हैज नो सच फियर एज प्लेटो रिगार्डिंग द इमोशंस दैट आर अराउज्ड विद अ व्यू ऑफ देयर परगेशन और कैथारसिस। ये बोलते हैं कि इन फीलिंग्स का अराइज होना ही आपका परगेशन और कैथारसिस कहलाता है, क्योंकि आपने उस चीज को फील कर लिया। ही सेज दैट एवरीबडी हैज ओकेजन्स ऑफ पिटी एंड फियर इन देयर लाइफ, and if they go on accumulating, if they go on neglecting the thing, they become an alien matter in the soul. These feelings will become alien in your soul. You will never be able to relate from life. Then how will you be able to live life? प्लेटो यही कहते हैं कि फिलोसफी का काम है टू डायरेक्ट men how to live life. But if you are making things alien for people, then how you are directing people to live their life? So he says that it is catharsis that pleases in a tragic tale. ये बोलते हैं कि ट्रेजेडी भी आपको प्लीज करता है बाय गिविंग यू द फीलिंग ऑफ कैथारसिस व्हिच इज नॉर्मली पेनफुल। ट्रेजेडी इज एन आर्ट दैट ट्रांसम्यूट्स दिस डिस्टर्बिंग इमोशंस। सो द इमोशनल अपील ऑफ पोएट्री इज नॉट हार्मफुल एज प्लेटो बिलीव्ड, बट हेल्थ गिविंग एंड आर्टिस्टिकली satisfying. आई होप सारे पॉइंट्स यहाँ तक अभी तक क्लियर है। नाउ Aristotle observations on tragedy. What does Aristotle talks about tragedy? ट्रेजेडी के लिए एरिस्टोटल बोलते दैट इट इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, complete, and of a certain magnitude. In language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play, in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. ये बोलते हैं कि ट्रेजेडी भी एक इमिटेशन है, बट एक सीरियस एक्शन का इमिटेशन है जो कि खुद में कंप्लीट है, इट इज ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, और ऐसे लैंग्वेज में है जो कि एक आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट है। ऐसा लैंग्वेज इसमें यूज किया जाता है और इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव देखने को नहीं मिलेगा, यूनिटी देखने को मिलेगा। ये 3 यूनिटीज के बारे में बात करेंगे, यूनिटी ऑफ एक्शन, प्लेस एंड टाइम। और ये बोलते हैं कि पिटी ऑफ फियर से ही प्रॉपर परगेशन होता है। तो ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, बहुत बार आया हुआ है। तो ये आपको एकदम डायरेक्टली और क्लियरली याद होना चाहिए। प्लेटो एरिस्टोटल हमें 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा बताते हैं। एरिस्टोटल गिव्स अस 6 एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, जिसमें फर्स्ट वो बोलते हैं प्लॉट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
प्लॉट, फिर वो कैरेक्टर को सेकंड बताएंगे, ऐसे ही डायलॉग्स को थर्ड, कॉस्ट्यूम्स को फिर बताएंगे, अलग अलग सेटिंग में 6 एलिमेंट्स बताएंगे म्यूजिक को लेके, सब सारी चीज़ों को लेके, जिसमें प्लॉट ये बोलते हैं कि इट इज द फर्स्ट एंड द सुपीरियर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी। ये बोलते हैं प्लॉट क्या है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड एक्शंस इन अ प्ले, सारी चीजें कैसी रहेंगी उसके बारे में है। एंड इफ वही अच्छे से प्लान्ड नहीं है, देन हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग योर ट्रेजेडी टू बी अ परफेक्ट ट्रेजेडी। इसके लिए ये रूल्स बताते हैं दैट अ ट्रेजेडी शुड हैव ओनली वन प्लॉट एंड ऑल ऑफ इट्स एक्शन शुड रिलेट टू दिस प्लॉट। ट्रेजेडी में एक ही प्लॉट होना चाहिए, मल्टीपल प्लॉट्स नहीं होने चाहिए कभी भी कि पैरेलली दूसरी कहानी चल रही, नहीं, एक प्लॉट होना चाहिए और सारे के सारे एक्शंस उस प्लॉट से रिलेट होने चाहिए। Aristotle uses the analogy of painting to show how in theatre plot is far more important than the character. एक पेंटिंग का एग्जांपल लेके ये बोलते कि पेंटिंग का सेंट्रल थीम होता है, अगर उस थीम से सारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे तो उस पेंटिंग का कोई मतलब नहीं निकलता है। इन द सेम वे अगर थिएटर में एक प्लॉट है और उस प्लॉट से सारे सीन्स मैच नहीं कर रहे तो उस ड्रामा का कोई मतलब नहीं निकलता, ट्रेजेडी का कोई मतलब नहीं निकलता है। दैट इज वाई प्लॉट इज फार इम्पॉर्टेंट दैन द कैरेक्टर, प्लॉट इज द फर्स्ट सुपीरियर एलिमेंट ऑफ एनी ट्रेजेडी। Then he talks about the character, which is the second important to plot. ये बोलते for tragedy is an imitation not of men but of life, क्योंकि tragedy सिर्फ और सिर्फ आदमी का imitation नहीं है, life का imitation है of an action which is serious and complete and they have moral quality in accordance with their characters but are happy or unhappy in accordance with their actions, क्योंकि ये characters के through एक moral आपको deliver करता है, इसीलिए character का होना ज़रूरी है। Thus, the structure of event, the plot is the goal of the tragedy, and goal is the greatest thing of all. इसीलिए सबसे पहले प्लॉट होना चाहिए और उस प्लॉट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर्स किसी मेन को इमिटेट नहीं कर रहे बट पूरा का पूरा लाइफ इमिटेट करेंगे, तो प्लॉट सही है तो इमिटेशन सही से होगा। ये बोलते कैरेक्टर्स कैसे होने चाहिए ट्रेजेडी में, ये बोलते हैं कैरेक्टर्स एम्स मस्ट बी गुड। आपको खराब कैरेक्टर्स दिखाना ही नहीं है, जिसके बारे में प्लेटो भी बात करते हैं, नेव कावर्ड कैरेक्टर्स नहीं दिखाना है। आप एक कैरेक्टर को अच्छा ही बनाओगे, लेकिन दे मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड देयर शुड बी अ लाइकनेस टू ह्यूमन नेचर इन जनरल, वो सबको को पसंद आने चाहिए, वैसा कैरेक्टर बनाओगे। अपने नेचर में वो कंसिस्टेंट रहे, ऐसा नहीं कि उनको प्रॉब्लम, वो कंसिस्टेंट नहीं है, कुछ भी कर रहे, लाइक द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट, वैसा नहीं होना चाहिए। द प्रोटेगोनिस्ट इज ऑफ कोर्स द मेन कैरेक्टर, ये बोलते प्रोटेगोनिस्ट मेन कैरेक्टर है, तो मेन कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हिज एक्शंस आर मोस्ट सिग्निफिकेंट टू द प्लॉट, उस कैरेक्टर के एक्शंस प्लॉट से मैच करने चाहिए। ऑल ऑफ प्रोटेगोनिस्ट और ट्रैजिक हीरोज हैबिट्स मस्ट टेंड टुवर्ड्स द गुड, उसका जितना भी हैबिट होगा सारी चीजों के पीछे एक गुड रीजन होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द वन, सिर्फ एक चीज उसमें कमी रहेगी और उस कमी के लिए उसको नाम देते हैं वो हैमर्शिया और द ट्रैजिक फ्लॉ, जिसके कारण उसका डाउनफॉल होगा और लोगों को कथारसिस आएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू टेंड टुवर्ड्स द गुड इंटेंट, जो कि उसके लाइफ में डाउनफॉल का रीजन बनेगा, वो गुड इन नहीं रहेगा। इंडीड दैट गॉट टू मेस एवरीथिंग अप फॉर द हीरो, जिसके कारण हमें एक गुड कैरेक्टर से भी मॉरल लेसन्स मिल सकते हैं। देन एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट द यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये 3 यूनिटीज के बारे में हमें बताते हैं। ये बोलते हैं यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस और एक्शन किसी भी ड्रामा का सेंट्रल इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए थिएटर में। ये सारे के सारे एक्शंस इंटरकनेक्टेड होते हैं। यूनिटी ऑफ टाइम क्या होता है, अगर एक तो 24 आवर्स के टाइम पीरियड के विद इन प्ले होना चाहिए। अगर आपका प्ले सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और रात के 10 बजे खत्म हो रहा है, तो पूरे 9 से 10 के बीच का इंटरवल दिखाइए क्या हो रहा है, स्किप मत करिए टाइम को। प्लेस, जैसे कि अभी हमारा कैरेक्टर लंदन में है, अचानक से वो 2 घंटे के बाद धनबाद पहुंच गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप प्लेस में यूनिटी रखिए, उसके आसपास के लोकेशन में जिसमें टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और एक्शन में तो यूनिटी होना ही चाहिए, उसके एक्शंस जस्टिफाइड होने चाहिए। सो ट्रेजेडी विल रिप्रेजेंट अ कंप्लीट एक्शन दैट इज अ क्लियर बिगनिंग मिडिल एंड एंड, और प्रोटैगनिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इम्प्योरिटी होगा, दैट विल बी द हैमर्शिया, जिसको ट्रैजिक फ्लॉ भी ये बुलाते हैं। So he says the protagonist should be written in such a way that the audience is motivated to empathize or identify with him, because the overall aim of the tragedy as a genre is to excite the pity and fear in the spectator.
ये बोलते हैं कि कैरेक्टर ही आपको ऐसा बनाना है जो कि मोटिवेट भी करेगा और साथ में लोग उससे एम्पैथाइज भी करेंगे, क्योंकि ट्रेजेडी का एम ही है आपके अंदर एक्साइटमेंट, आपके अंदर पिटी ऑफ फियर एक्साइट करना। और ये कब होगा? जब प्रोटैगोनिस्ट का फॉर्च्यून गुड से बैड की तरफ टर्न करेगा। सो अ चेंज इन फॉर्च्यून शुड नॉट कम एज अ डायरेक्ट। फिर ये बोलते हैं कि ये जो हैमर्शिया आएगा, चेंज इन फॉर्च्यून होगा, ये एज अ डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, बट ऑफ एन एक्शन मोटिवेटेड बाय द प्रोटैगोनिस्ट ट्रैजिक फ्लॉ। ऐसा वो कुछ करेगा, हैमर्शिया क्रिएट होगा, तभी उसका ये फॉल होगा, यानी कि जस्टिफाइड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। दिस इज फ्रिक्वेंटली यूब्रिस ऑफ प्राइड, और ये किसके कारण होगा? या तो उसके प्राइड के कारण होगा, जिसको ये यूब्रिस का भी नाम देते हैं। द चेंज नीड्स टू बी लॉजिकल एंड टू हैव अ क्लियर कॉज रादर देन टू बी एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, एक क्लियर कॉज होना चाहिए उसके पीछे। और इसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामा पूरा बता देते हैं, फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी बताएंगे, जिसमें एक बिगिनिंग होना चाहिए जो कि हीरो की प्रॉस्पेरिटी को शो करेगा, मिडिल होना चाहिए जिसमें हैमर्शिया और द ट्रैजिक फ्लॉ स्टिम्युलेट करेगा और रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होगा, और उसके बाद मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन होगा, और एंड में कैथारसिस होगा। सो दिस इज व्हाट द एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट इन हिज पोएटिक्स। I want you to present a diagram. Just give me a moment. Okay, it will be, yeah. ये जो डायग्राम बनाते हैं हम लोग एरिस्टोटल के ट्रेडिशनल ड्रामा का, वो ऐसा बनता है ड्रामा स्ट्रक्चर का। दिस इज द डायग्राम, जिसमें आपका एक बिगनिंग होता है, एक मिडिल होता है, और एक एंड होता है। ये जो पॉइंट है, पीक पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ क्लाइमैक्स, सस्पेंस, हाईएस्ट पॉइंट। बिगनिंग में ये कहते हैं कि कैसा होना चाहिए। कोई भी अगर ड्रामा है आपका, परफेक्ट ड्रामा अगर आपको बनाना है ग्रीक थिएटर्स के अकॉर्डिंग, तो एक बिगनिंग होगा, मिडिल होगा, एंड होगा। और ये मिडिल का जो ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये क्लाइमैक्स का पॉइंट होगा। बिगनिंग में आपको हीरो जो है, यानी कि आपका मेन प्रोटैगोनिस्ट जो है, वो अपने प्रॉस्पेरिटी में दिखेगा आपको, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रोथ होगा, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ेगा, कंसिस्टेंट रहेगा यहाँ पे वो। लेकिन ये जो क्लाइमैक्स का पॉइंट है, यहाँ पे आएगा हैमर्शिया, दैट इज द ट्रैजिक फ्लॉ। यानी कि वो अपने एक गलत डिसीजन के कारण, वो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन एक लॉजिकल गलत डिसीजन के कारण वो पछताएगा, जहां से उसका डाउनफॉल शुरू होगा। इसीलिए यहाँ का स्लोप ऐसा डाउनवर्ड्स बना हुआ है, इसका स्लोप। और जब वो ये गलती कर देगा, तो वो पहले तो कॉन्सिक्वेंसेस को झेलेगा, सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेगा। आफ्टर दैट ही विल गेट अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। यहाँ पे वो चीज़ों को रियलाइज करेगा। उसके बाद क्या होगा कि अब वो इसके रियलाइज कर लेगा, सब हो जाएगा, डाउनफॉल हो जाएगा। यहाँ पे उसका डाउनफॉल हो जाता है पूरा। अब वो यहाँ पे रिपेंट करेगा, यानी कि दुख, गिल्ट आएगा उसके अंदर। लेकिन ये जो पॉइंट है जहाँ पे उसको हैमर्शिया होगा, ये लॉजिकल होना चाहिए, और यहीं से उसका डाउनफॉल होगा। अब जब लोगों को यहाँ पे, उसको गिल्ट हो रहा है अपने ऊपर, लोगों को भी गिल्ट हो रहा है उसके ऊपर, और यहाँ पे आएगा कैथारसिस, दैट इज टुवर्ड्स द एंड। तो यहाँ पे लोगों को क्या हुआ? सबसे पहले यहाँ यहाँ के पॉइंट में आया लोगों को पिटी, कि बेचारे के साथ कितना बुरा हो गया। इस पूरे पॉइंट में पिटी आ रहा है। टुवर्ड्स द एंड दे विल फियर, कि हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, और क्या हो सकता है इसके साथ। ये पूरा डायग्राम है क्लासिकल स्ट्रक्चर। एरिस्टोटल ये भी बोलते हैं कि कोई भी ड्रामा का मॉडल 5 एक्ट में होना चाहिए। 5 एक्ट में कोई भी ड्रामा लिखा जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ग्रीक थिएटर्स। मिडिल, बिगनिंग, मिडिल, एंड होना चाहिए, कैथारसिस होना चाहिए, हैमर्शिया होना चाहिए, और ये जो डाउनफॉल होगा, ये हैमर्शिया उसके प्राइड के कारण होगा, जिसको ये यूब्रिस भी बुलाते हैं। 5 एक्ट में होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ही सेज कि गुड कैरेक्टर होना चाहिए, तभी वो प्रॉस्पेरिटी में रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। ये सारे पॉइंट्स ये बताते हैं। दिस इज व्हाट Aristotle talks about in his poetry. This is all we need to study about Aristotle. एक बुक है बाय बी प्रसाद,
लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है बी प्रसाद की। आई वुड सजेस्ट कि आप वो बुक परचेज करो एंड रीड इट। उसमें सारे राइटर्स की फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड, सारे राइटर्स की बहुत इन डेप्थ अच्छे से। अगर आप पीटर बैरी पढ़ रहे हो तो पीटर बैरी थोड़ा टफ हो जाता है, बट बी प्रसाद का लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बुक इज़ वेरी इजी टू रीड। और उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, विच इज़ नेसेसरी फॉर द करेंट पैटर्न ऑफ नेट एग्जामिनेशन। करेंट पैटर्न ऑफ नेट एग्जाम जो है वो आपके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है instead of being objective. That is why they are giving more statement based questions to you, और इन्हीं सब सेक्शन से वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे हैं. So I would suggest to buy that book, B Prasad, Literary Criticism. So with this, I would like to end today's session, and in the next session, we'll talk about another philosopher, that is Horace. You can also visit my channel and watch my previous session on Plato. प्लेटो पहले पढ़ेंगे, फिर एरिस्टोटल पढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी में राइटर्स को पढ़ेंगे, हम लोग सारे यहाँ पे फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे. Subscribe to my channel, like my videos, share the videos as much as you can with someone who needs to see the video. Have a lovely day, learners.